अब आतंकवादियों के खून से प्यास बुझाना होगा। ऑपरेशन सिंदूर एक सभ्य, संवेदनशील और असीमित प्रकरण है। और ठंड इतनी कि हाथ जम जाते थे, बटन लगाने के लिए चाय डालना पड़ता था उंगलियों के ऊपर। और एक दूसरा माहौल था। परेड ग्राउंड, ये जो परेड ग्राउंड है वे तो सेम था, मुझे याद है। यहाँ पे पीएम रैली भी हुई और हम कर्तव्य पथ पे भी गए, मैंने मार्च भी किया। उन दिनों परेड भी गुप्तकालीन और मौर्यकालीन ड्रेस में होती थी, एनसीसी की ड्रेस में नहीं होती थी। और कई प्राइजेस मैंने इस कैंप में हासिल किए। मोस्ट स्पिरिटेड कैडेट का प्राइज ये देखिए, RDC 79, आप देख सकते हैं बैनर यहाँ पे आपको दिखागा। ये पुरानी मोमेंटोज है मेरे पास, बड़ी सुरक्षित रखी हुई मैंने, मेरी धरोहर है ये। कि अरमा है तो सपने सजाने होंगे, अरमा है तो सपने सजाने होंगे, पंख तो हम दे देंगे पर तुम्हें फड़फड़ाने होंगे, तुम्हें फड़फड़ाने होंगे। Jai Hind. Welcome back to the another episode of Voice of Red Hackle, a podcast of the cadets, by the cadets, and for the cadets. Today, we are honored to welcome Mr. Shyam Kumar Sir. He is a distinguished naval veteran, aviator, and defense strategist with decades of service in Indian Armed Force, an alumnus of Indian Naval Academy, Indian Air Force Academy, and Defense Service Staff College. He has commanded warship and trained over 100 military pilots. He is also renowned motivational speaker, SSB mentor, and defense analyst who works across the country to inspire the youth. Jai Hind, sir. Welcome to the Voice of Red Hackle. जय हिंद शनवरुणा, इट्स माई प्रिविलेज टू कम टू द वॉइस ऑफ रेड हैकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी जिंदगी के युवा अवस्था में फिर वापस आ गया हूँ और बहुत खुशी हो रही है मुझे आपके साथ आज बात करके। So, sir, starting with the first question, सर क्या बचपन से ही आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आर्म्ड फोर्स और नेवल लाइफ की तरफ था, या फिर इंडियन नेवी ज्वाइन करने का डिसीजन लाइफ के किसी दूसरे फेज ने शाप किया? उर्वशी, बहुत ही माकूल प्रश्न आपका, और मैं नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ आपको जवाब देते हुए। बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वैसे मैं कहूँ तो बचपन में ऐसा कोई डायरेक्ट इनिक्लेशन तो नहीं था मुझे आर्म फोर्सेज में आने के लिए, लेकिन हाँ, कॉलेज में आने के बाद फर्स्ट ईयर में मुझे याद है फिजिक्स के क्लास में हमारे टीचर ने एक दिन मुझे स्टाफ रूम में बुलाया और मेरे से उन्होंने पूछा कि तुम इतने सारे एक्टिविटीज़ में भाग लेते हो, अच्छे स्टूडेंट हो और अच्छा कर रहे हो, साथ साथ एक और अगर मुद्दा जुड़ जाए तुम्हारे साथ नेशनल कैडेट कोर का तो अच्छा होगा। उन्होंने मुझे इनिशिएट किया, मुझे उन्होंने सेंसिटाइज किया, बताया। और वो एक्चुअली हमारे एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर थे, फिजिक्स के टीचर थे हमारे। और मैं नाम लेना चाहूँगा प्रोफेसर NN पांडे का, जिनके कारण मैंने एनसीसी ज्वाइन की। और एनसीसी ज्वाइन करने के बाद ज़्यादा कुछ तो नहीं, मैं साइंस का स्टूडेंट था और माइंडसेट तो था सिविल सर्विसेज या कोई गवर्नमेंट की जॉब, उस दिनों यही होती थी सबकी चॉइसेस, और आर्म फोर्सेज भी एक ऑप्शन था। लेकिन एनसीसी में ज्वाइन करने के बाद मैंने फिर एक ऐसी जर्नी शुरू की जिसने मेरी एक तरह से मेरी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाया, और मैं उसकी चर्चा करना चाहूँगा आपसे धीरे धीरे इस माहौल में, क्योंकि शायद इससे कई लोगों को वो इंस्पिरेशन मिलेगी जो मुझे मिली थी। और जर्नी की बात करूँ तो एनसीसी में ज्वाइन करने के बाद शायद मुझे डायरेक्ट एक इनिशिएशन मिला कि मुझे रिपब्लिक डे कैंप की तरफ उन्होंने मोड़ा, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे कॉलेज से, हमारे ग्रुप से, बटालियन से और रिप्रेजेंट करो और जाओ वहाँ पे एनसीसी। तो सीधा मुझे इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन जो होता है एनसीसी का RDC के लिए, वहाँ ले जाया गया। और उसके बाद की एक लंबी जर्नी थी जो काफ़ी देर तक चली, तो काफ़ी कुछ यादें ताज़ा हो रही है मेरी अभी। It was really wonderful experience, sir. Sir, आपने बहुत सारे prestigious camp किए हैं and RD was one of them. तो sir, can you please take us through RDC journey back then? यस, जैसा मैंने बताया आपको पिछले सेगमेंट में, IGC कैंप के बाद सिलेक्शंस होती हैं। उन दिनों RDC कैंप थोड़ा डिफरेंट होता था, आज के माहौल में मैं देखता हूँ इसको थोड़ा डिफरेंट है। हमारे समय में क्रॉस कंट्री एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती थी। आई थिंक बॉयज़ के लिए इट वाज 8 किलोमीटर्स ऑफ रन और 6 किलोमीटर्स फॉर गर्ल्स। वो वहाँ से हमारा डेटम शुरू होता था। अगर आप वो क्वालिफाई नहीं करते तो आप RDC में सेलेक्ट नहीं हो सकते थे। और कल्चरल की और जो मेन टीम होती थी वो अलग नहीं होती थी, एक कंबाइंड टीम होती थी, एक कंटीजेंट होता था, जैसे 100 लोगों का या 50 लोगों का, 70 लोगों का, अलग अलग डायरेक्टरेट के। तो वो एक टफ माहौल था जहाँ आपको क्रॉस कंट्री करनी ही थी। वो उन दिनों आप समझ सकते हो, सितंबर के महीने से ये शुरुआत होती है जनरली, अक्टूबर नवंबर में नॉर्थ इंडिया में ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। उन दिनों बहुत ठंड पड़ती थी। तो मैंने सबसे पहले क्रॉस कंट्री की तैयारी शुरू की, और मुझे लगता नहीं था कि मैं ये सब कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, धीरे धीरे करते करते वो फॉग को, हांसों के अंधेरे को चीरते हुए सुबह 4 बजे मैंने वो जर्नी शुरुआत की। 1, 2, 3 कैंप के बाद सिलेक्शन हुआ और हम दिल्ली आए। और दिल्ली में 1979 की बात कर रहा हूँ मैं, ये जहाँ मैं बैठा आपके स्टूडियो में, ये माहौल थोड़ा अलग था। ये वॉइस ऑफ रेड हैकल्स का स्टूडियो उन दिनों नहीं होता था जो आपने बनाया है, और ये कैडेट द्वार वैसे ही था, शायद मुझे याद नहीं उतनी मेमोरी में, पर पूरा कैंप टेंट में लगता था। किट लेआउट पूरा बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, और हम सब जनरली टेंट के बाहर सोते थे, क्योंकि किट लेआउट करने में आप जानते हो टेंट को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। तो पहले कुछ दिनों हम बाहर सोते थे, और ठंड इतनी कि हाथ जम जाते थे, बटन लगाने के लिए चाय डालना पड़ता था उंगलियों के ऊपर। और एक दूसरा माहौल था। परेड ग्राउंड, ये जो परेड ग्राउंड है वे तो सेम था, मुझे याद है। यहाँ पे पीएम रैली भी हुई और हम कर्तव्य पथ पे भी गए, मैंने मार्च भी किया। उन दिनों परेड
भी गुप्तकालीन और मौर्यकालीन ड्रेस में होती थी, एनसीसी की ड्रेस में नहीं होती थी। आप सिकंदर जैसे दिखते थे उन दिनों परेड पर। उसकी भी फोटोग्राफ मैं आपसे शेयर करूंगा, आप देख सकते हो किस तरह की ड्रेस होती थी। मेजर जनरल मैथ्यू थॉमस हमारे डीजी थे उन दिनों, और कई प्राइजेस मैंने इस कैंप में हासिल किए। उनमें से सबसे जो बड़ा प्राइज मेरे लिए था वो मैं आपको ये भी शेयर करूँ, ये देखिए उन दिनों ये प्राइजेस मैंने मिस्टर एल के अडवाणी से, मिस्टर एच एम पटेल जो होम मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, उन दिनों मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे। मोस्ट स्पिरिटेड कैडेट का प्राइज ये देखिए RDC 79, आप देख सकते हैं बैनर यहाँ पे आपको दिखागा। ये पुरानी मोमेंटोज है मेरे पास, बड़ी सुरक्षित रखी हुई मैंने, मेरी धरोहर है ये, और इनको मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ नए कैडेट्स के लिए। तो मोस्ट स्पिरिटेड कैडेट ऑफ द कैंप का अवार्ड मुझे लास्ट डे मिसेस थॉमस के द्वारा प्रदान किया गया था स्टेज शो में, क्योंकि कई सारी चीजें थी जिसमें मैंने अपने डायरेक्टरेट के अलावा दूसरे डायरेक्टरेट्स को हेल्प किया और उनको मदद की बियॉन्ड लेवल जाके कि कोई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स ना रहे ऐसा कुछ, और ये ना हो कि मैं जीतूंगा तुम जीतो। क्वार्टर गार्ड भी बड़ी डिफरेंट होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं सारे जो मैं आपसे शेयर करूंगा, और आप दिखाना जरूर हमारे व्यूअर्स को, हमारे न्यू कैडेट्स को, और ये इंस्पिरेशन से देंगी। तो RDC एक बड़ा माहौल था, डिफेंस मिनिस्टर से मिलना, प्राइम मिनिस्टर से मिलना, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी उन दिनों प्राइम राष्ट्रपति थे, मुगल गार्डन में जाना, उनके सामने चाय पीना उनके साथ, ये बड़ी उपलब्धि थी 17.5-18 साल में। मैं सेकंड ईयर का कैडेट था, कम उम्र थी मेरी उस समय, और ज्यादा माहौल नहीं था डिफेंस का मेरे पास, पर ये एक एक्सपोजर था जिसने मेरी जिंदगी शायद चेंज कर दी। मैं वापस गया, गवर्नर हाउस गया, चाय पिया गवर्नर के साथ मैंने, और वो सब जो कहानियां होती है RDC की वो किया। कई सारी ग्लैमरस बातें होती है RDC में, कई सारे फ्रेंड्स मिले ऑल इंडिया बेसिस के, और काफी दिनों तक उनके साथ मेरा साथ चला। मैं एक तरह से नेशनल लेवल पे अपने आप को देखने लगा एज ए यूथ, और उन दिनों कनाडा के लिए उन्होंने सिलेक्शन भी कोशिश की थी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में, पर वो बड़ा टेन्योर होता था 6-7 महीने का, जिससे मैंने शायद मैं नहीं कर पाता। मुझे अपनी तैयारी ग्रेजुएशन की करनी थी, तो मैं वहाँ रुका, और मैंने फिर एनसीसी को थोड़ा सा अलविदा कहा थोड़े दिनों के लिए कि बी सर्टिफिकेट लेने के बाद, और चुप बैठ गया। मैंने कोई दूसरा कैंप एनसीसी का नहीं किया, और कोशिश की कि मैं एनसीसी को शायद इस तरह से यूज़ करूँ ताकि मेरी एकेडमिक स्पेस का कोई इफेक्ट ना पड़े। तो वहाँ पर मैंने कैंप रोक दिया, और मेरे परिवार वालों ने भी कहा कि पढ़ाई जरूरी है। तो फिर मैंने सी सर्टिफिकेट दिया, और सी सर्टिफिकेट देने के बाद मैं फिर उसके बाद मैंने कोशिश की कि आर्म फोर्सेस की तरफ मेरा रुख जाए, तो वहाँ से एक नई कहानी शुरू हुई। It was really nice hearing, sir. Sir, as you have mentioned that you have balanced, so how did you actually balance the academic life and the co-curricular and the NCC life, sir? ये इंपॉर्टेंट है जानना आज के यूथ के लिए, एनसीसी कैडेट्स के लिए, और उन सबों के लिए जो अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं कॉलेज के दौरान, इनफैक्ट स्कूल से ही। मैंने जैसा आपको कहा वहीं से शुरुआत करता हूँ। 4th पेपर चल रहा था मेरा बॉटनी ऑनर्स का, जब मैंने CDS का फॉर्म भरा, और उस समय लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि आर्म फोर्सेस भी एक ऑप्शन है। ऑल्दो मेरे कॉलेज में माहौल ब्यूरोक्रेट्स बनने का ज़्यादा था, सभी मेरे सारे कोर्समेट्स में से सिर्फ 2 आर्म फोर्सेस में है, और बाकी सब के सब जनरली सिविल सर्विसेज में ही हैं, और अभी सब जनरली चीफ सेक्रेटरीज होकर रिटायर कर चुके हैं डिफरेंट कार्डर्स से। तो एक अच्छा माहौल है मेरा सिविल सर्विसेज के साथ। पर हमने CDS दिया, और वो मेरा पहला अटेम्प्ट था, आई थिंक 19.5 साल की उम्र में। आई वाज वेरी यंग दैट टाइम। 4th पेपर संडे को मैंने CDS दिया, और साथ साथ मैंने एक कहते हैं ना, साथ साथ ही हमने BSc और CDS दोनों क्रैक कर लिया, और जून जुलाई में मेरा रिजल्ट आ गया BSc का। ये 79 की बात मैं RDC की कर रहा हूँ, ये 81 की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैंने ग्रेजुएशन किया। और सितंबर में मैं SSB चला गया बैंगलोर, लंबी जर्नी थी जाने की, 3 दिनों का रास्ता, और बैंगलोर में जाके मैंने 12 SSB से अपना पहला सिलेक्शन SSB का पहली बार में क्रैक किया, और मैंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और OTA चारों के लिए क्वालिफाई किया। और मुझे एयरफोर्स में जाने के लिए उन्होंने ऑप्शन दिया कि आप मैसूर जाइए, और आप PABT होता था जिसको आप CPSS कहते हैं अभी, पायलट टेस्ट, वो हमने हालांकि उन दिनों कहा कि नहीं, मुझे अब बहुत दिन हो गए, मुझे अभी नहीं जाना, क्योंकि मेरी जो चॉइस थी उन दिनों आर्मी थी, और मैं आर्मी में जाना चाहता था। लेकिन क्वालिफाई मैंने तीनों के लिए किया था, मैं वापस आ गया, और बाद में जब मुझे कॉल लेटर आई तो मेरा नाम नेवी में आ गया। तो मैंने आर्मी की जो मेरा जो जज्बा था आर्मी में जाने का, वो नेवी में बदला, और नेवल एकेडमी मैंने 82 में जनवरी में ज्वाइन कर लिया। और नेवी की बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद जब मैं सब लेफ्टिनेंट बना, और मैंने एक बेसिक वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट कहते हैं शिप चलाने का, उसको करने के बाद हमारे से प्रोविजन होता था कि आप एविएशन ज्वाइन कर सकते हो। फिर मैंने एविएशन के लिए ऑप्शन दिया, और तब मैं फिर से बैंगलोर आया, मैसूर गया, और फिर से मैंने मेडिकल्स कराया, और तब मैं एयरफोर्स एकेडमी चला गया एविएशन में, एविएशन कैडेट, एविएशन की ट्रेनिंग के लिए। तो बात यह है कि सिविलियन बैकग्राउंड से आकर आर्मी का जज्बा, नेवी की सर्विस और एयरफोर्स का माहौल, मैंने ये ज्वाइंट वेंचरशिप अपनी लाइफ में बचपन में देखा, इनिशियल ईयर्स में। तो मेरी क्रॉस एक्सपीरियंसेस मुझे अब काफ़ी मदद करती है समझने में तीनों सर्विसेज को, और उन्होंने की भी मदद मुझे ये सब इस सारी चीज़ों को समझने की। बेहतर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जज्बा, और अंदर का इंसान सिविलियन, और एक अमलगमेटेड इंटीग्रेटेड पर्सन, दैट पर्सन हैज ए बेटर विजन, probably a better understanding, I say, about the services, about the conduct, behavior, how people behave in 3 services, and what is the benefit of 1, 2, 3, or all together. So it was a different kind of journey for me, for which I thank my past, and try to remain grounded the way I was in those days. Moving forward, आपने जैसे RDC कैंप किया है, तो सर एक ऐसी learning from RDC that you still implement in your lives. I believe RDC is a top quality camp for youth, for anybody. Let me tell you something about NCC first, and then I'll come to your answer.
इंडिया हैज़ ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन, ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ यूथ। हमारे पास स्पोर्ट्स यूथ की संख्या काफ़ी है, हम युवा देश हैं एक्चुअली। और भारत सरकार ने कई बार चाहा कि हम एसेंशियल मिलिट्री सर्विस लागू करें भारत में, कंस्क्रिप्शन कहते हैं जिसको, जैसे रशिया है, इजराइल है, आप कई देश ऐसे हैं, उक्रेन है जो लड़ रहे हैं, मैं उनकी बात कर, ईरान है, इन सभी देशों में बाय द वे एसेंशियल मिलिट्री सर्विस लागू है। 18 से 22 साल के बीच में आपको 6 से 18 महीने तक एसेंशियल सर्विस करनी ही पड़ती है। इसलिए ये देश इस जज्बे के साथ लड़ते हैं जो आप देख रहे हो, इतने लंबी लड़ाई। इसको मैं बार बार एम्फेसाइज करने की कोशिश करता हूं। भारत में हमने ट्राई किया, लेकिन ये नहीं हो सकता था। कास्ट, क्रीड, सोशल इमोशंस, और इतना बड़ा भारत, तरह तरह के लोग, कई बार सरकार ने ट्राई किया, लेकिन हाँ, हमारी सरकार बहुत ही एक तरह से इनिशिएटिव लिया उन्होंने। जब हमारे को 48 में उन्होंने एनसीसी की स्थापना की, गर्ल्स विंग इमीडिएटली डाला और लगातार उसकी बढ़ोतरी करते गए। मुझे याद है रक्षा मंत्री जब प्रणब मुखर्जी थे तो उन्होंने भी ट्राई किया था कंस्क्रिप्शन का फिर से, लेकिन वो नहीं चला। एक तो कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा, और सब लोग शायद कॉलेज में, स्कूल में ऐसा नहीं सोचते। तो एनसीसी जो है इसका नियरेस्ट माहौल है, जहां पर 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख जो आज की संख्या बढ़ते जा रही है, इतने लोग कम से कम मिलिट्री सर्विस की एक झलक देख पाते। तो ये झलक देखना और उसके बाद कुछ कैंप्स करना, इन दोनों को मिला के एक अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप होता है जो एनसीसी देता है। आरडीसी में आना एक टॉप क्वालिटी माना जाएगा कैडेट का, और सब चाहते हैं कि आरडीसी में आए। टफ होता है, जैसा मैंने कहा, क्रॉस कंट्री से फिजिकल फिटनेस, 4 तरह की ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, परेड, फायरिंग, बेस्ट कैडेट की बात कर रहे हैं आप। दूसरा, आप नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, कल्चरल चीजें जो आप देखते हो हमारे। और तीसरा, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर आप देखते हो, पीएम्स रैली होती है इस आरडीसी में, उसमें एडवेंचर एक्टिविटी दिखाई जाती है। और चौथा, जो सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम जो हम जानते हैं, चाहे वो अल्कोहल, एंटी अल्कोहल हो, या ड्रग के अगेंस्ट हो, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट हो, भ्रूण हत्या के अगेंस्ट हो, सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम, नुक्कड़ नाटक करते हैं हम। तो ये 4 चीजें जो एनसीसी देती है, वो चारों को चारों आप आरडीसी में देखते हो। एक्सपोजर जो मैंने कहा जो मिलता है स्टूडेंट को यंग एज में, और क्लोजर टू मिलिट्री लाइफ, कैंप का माहौल, ऑफिसर्स एंड स्टाफ, पीआई स्टाफ जो इतनी डेडिकेशन के साथ आपको ट्रेन करते हैं, आपके साथ रहते हैं और आपको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, ये सब एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है जो यंग लाइफ में बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और जिनको होता है वो उनके लिए लाइफ टाइम का एक मेमोरी, एक तरह से उनकी जिंदगी का एक ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। तो आरडीसी के लिए एक बहुत मैं खुश हूं कि मैंने वो कैंप किया जिसने मुझे ट्रांसफॉर्म किया। और आरडीसी की करने के बाद जो चेंजेज आए मेरे में, शायद उन्होंने मुझे डिफेंस की तरफ आकर्षित किया, प्रेरित किया, ताकि मैं इस मुकाम पर आ सकूं। सर, तो जैसे आपने ये प्रेस्टिजियस कैंप किया, एंड नाउ सर यू आर आल्सो द सिलेक्शन, यू आर द कमिटी इन द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ पीएम्स रैली एंड यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। हाउ डू यू सी सर, बैक देन सिलेक्शन प्रोसेस बहुत डिफरेंट होते थे और अब के सिलेक्शन प्रोसेस डिफरेंट होते हैं? और देखिए, मैंने जो अपनी एनसीसी की ज़िंदगी, एक तो मैं कहूँ कि लंबा माहौल नेवी का, उसके बाद वापस मुझे एनसीसी की ट्रेनिंग में भी लाया गया। तो मैंने कमांड किया, दिल्ली में कमांड किया यूनिट और महाराष्ट्र में कमांड किया यूनिट मैंने, और दोनों बहुत अच्छे डायरेक्टरेट माने जाते हैं, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं इनके। खासकर दिल्ली डायरेक्टरेट का एक अपना रुतबा है, क्योंकि ये आरडीसी कैंप ऑर्गेनाइज करता है, ग्रुप सी हेडक्वार्टर यहाँ का, और पीएम्स रैली ग्रुप बी हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइज करता है। तो इन दोनों में मुझे काम करने का मौका मिला डीजी एनसीसी के साथ, और बीसी ट्रेनिंग का भी मौका मिला मुझे। और खासकर मैं महाराष्ट्र डायरेक्टरेट गया तो मैं यहाँ से मैंने डायरेक्टली नेवल विंग की खासकर बीसी ट्रेनिंग, और इवन आर्मी और एयरफोर्स की जो बीसी ट्रेनिंग है, नेवल एविएशन के कारण मैंने एयरफोर्स को भी मदद की लगातार, क्योंकि मेरे को दोनों सब्जेक्ट मिल जाता था मुझे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे लगा कि, और या पीएम रैली की कमेंट्री जो यहाँ से होती है उसकी पूरी कोऑर्डिनेशन मेरे हाथ में रहती थी। स्प्लिट सेकंड में सारा माहौल मोटोला पे करना पड़ता है पीएम रैली में, उन सबों का कोऑर्डिनेशन मैंने कमेंट्री स्टैंड से किया पूरी तरह से। पीएम रैली का 3 साल तक यहाँ पे नेशनल गेम मैंने ऑर्गेनाइज कराया 3 साल। मैं उसका कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर था, और मैंने इनफैक्ट मैं कमेंटेटर था नेशनल गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी का, क्लोजिंग सेरेमनी का। तो ये मेडन इंडेवर्स थे, पहली बार हुए थे, अब तो वो बंद हो गए, लेकिन उस समय हमने वो भी किया। तो कई चैलेंजेस आए डीजी एनसीसी के साथ, बुक लिखने में भी मदद करना, या जैसे इलेक्टिव सब्जेक्ट है एनसीसी यूजीसी में, उस पर भी कई बातें हमने कही। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की बात करूं एनसीसी की, तो जो एनसीसी भवन बनाए जा रहे थे सारे डायरेक्टरेट के, मैं उसका भी मेंबर था। मैं कई डायरेक्टरेट में भी मैंने विजिट की और बोर्ड मेंबर था। तो मैंने फैसिलिटीज कैसे बनाई जाए यूथ के लिए, एनसीसी के लिए, ताकि हमारी फायरिंग, स्विमिंग पूल, हमारा मॉडलिंग हो, या एरो मॉडलिंग, शिप मॉडलिंग, या परेड का पूरा स्थान, वहाँ ऑडिटोरियम, स्टूडेंट्स के लिए कैंप की व्यवस्था, सब कुछ एक ही जगह हो, एक भवन में हो, जैसे आप दिल्ली में देखते हो रोहिणी में, इसी तरह चंडीगढ़ में हो या आंध्रा में हो, सब जगह डायरेक्टरेट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलपमेंट में भी मैंने काम किया। तो इन सबों के काम करने से एनसीसी को थोड़ी ऊपर की सतह या थोड़े हायर एचेलॉन से भी मुझे देखने का मौका मिला, जो एक बड़ा अनुभव था मेरे लिए। और उन सबों के कारण मैं अब स्टूडेंट्स को उसी हिसाब से गाइड कर पाता हूँ, थोड़ी डिफरेंट माहौल में उनको ले जाना पसंद करता हूँ, और उनको थोड़ी प्रैग्मेटिक, थोड़ी ब्रॉड व्यूज देता हूँ एनसीसी की, और देश के साथ उनका जो इंटीग्रेशन है वो होना चाहिए, उसकी तरफ मेरा रुख ज़्यादा रहता है। वेरी वेल सेड सर। सर, एज वी हैव बडी पेयर इन आवर एनसीसी, सर बैक देन ऐसा कोई बडी पेयर होता था? एंड इफ यस सर, कोई ऐसे मोमेंट्स जो आपको याद होंगे? उमसी, पहले तो मैं ये कहूँ कि आपने इतना अच्छा माहौल बना रखा कि आप मेरी बड़ी पेयर आज मुझे लग रहे हो। और बात करूं अपने बड़ी पेयर्स की, तो हाँ, उस समय भी ये सिस्टम था, हम एक दूसरे का साथ देते थे। दूसरे ग्रुप के लोग हमारे साथ आके मिले, फिर दूसरे डायरेक्टरेट के लोग मिले, और अगर यूथ एक्सचेंज की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड ही एक ग्लोबल विलेज बन जाता है, और वहां तक लोग बड़ी पेयर बना लेते हैं। तो हमारे पास भी बड़ी पेयर्स थे। उन दिनों माहौल नहीं था। 2 इंसिडेंट्स में बताना चाहूँगा। एक तो मेरे पास जब आरडीसी कैंप में
मेरे पास ब्लेजर जो था उस पर वो मोनोग्राम नहीं लगा हुआ था, उस पर बटन्स लगाने होते थे। तो हमारी जो गर्ल्स की टीम थी उनमें से एक दो जो हमारी अच्छी शुभचिंतक थी हमारे, उन्होंने हमसे ये लिया ब्लेजर और वो स्टिच करके उन्होंने मुझे वापस किया, जो कि शाम को वो पहनना था। मुझे वो दिन याद रहता है हमेशा और मैं बड़ा सेंटिमेंटल फील करता हूँ उनके लिए। हालांकि बाद में हमारा माहौल सिर्फ एक दो लीडर्स के साथ ही रहा होगा इन लोगों के साथ। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, बालिका विद्यापीठ का बैंड आता था और बालिका विद्यापीठ के बच्चे जो होते थे बैंड के, गर्ल्स का बैंड होता था, वो बहुत इंप्रेस्ड रहते थे हमारे। मैं कुछ कल्चर में भी था, कुछ टीम्स में उनके साथ एक दो जगह मैंने परफॉर्म भी किया, कुछ आउट ऑफ वे जाके। तो वहाँ पे एक दो जो गर्ल्स थी उन्होंने मुझे कम से कम 3 साल 4 साल तक राखियाँ भेजी और बड़ी बड़ी चिट्ठियाँ भी लिखी। बाद में हमें पता, शायद मैं उनका जवाब नहीं दे पाता था, पर वो काफ़ी मतलब एक ब्रदरली ट्रीटमेंट रहा हमारा उनके साथ और मैं जवाब शायद नहीं दे पाता था उनका, क्योंकि मैं 3rd ईयर में था उन दिनों और पढ़ाई का माहौल था। पर वो इंसिडेंट्स मुझे याद है कि वो मुझे बालिका विद्यापीठ की तरफ से वो उपहार, एक ब्रदरहुड का जो मैसेज मुझे मिला, वो मुझे कभी मैं भूलता नहीं हूँ। तो ये बातें मुझे ध्यान रहती हैं कि आरडीसी के कैंप में जो हुआ। और जहाँ तक बात करें आप, तो कैडेट्स तो काफ़ी सख्त हिदायत में चलते हैं, निर्णय पूरी तरह से जो डिसिप्लिन का होता है। बात करते हैं हम हमेशा से एकता अनुशासन की, तो उस पर भी मैं हमेशा से कहता रहता हूँ कि एनसीसी के कैंप में और मिलिट्री इन्वायरमेंट में वो सब शिक्षा दी जाती है, सुरक्षित रहने का, बड़ी पेयर्स में रहने का, एक दूसरे के साथ हेल्प करके टीम स्पिरिट को डेवलप करने का, कोऑपरेशन का। तो एकता और अनुशासन का जो मेन मोटो है एनसीसी का, वो बड़ी पेयर में पूरी तरह से दिखता है और आज के दिन में भी वो मौजूद है एनसीसी में, हर कैंप में, हर जगह और जिंदगी में भी। और मैं मानूं तो जब आप बड़े हो जाते हो, एडल्ट हो जाते हो, तो आपका जो अपनी फैमिली बनती है आपकी, वहां भी वो बड़ी पेयर का जो रिलेशन है वो वहां तक काम करता है। तो मेरे ख्याल से बड़ी पेयर सिस्टम एक बड़ा मैसेज है हमारी जिंदगी के लिए। Yes, sir. It surely increases the unity and integration among us. Sir, apart from this, आप दिल्ली एंड मुंबई एनसीसी यूनिट के भी पार्ट रह चुके हैं और आपने कमांड भी किया हो, तो सर ऐसी कौन सी कोर क्वालिटीज़ आप एक्सपेक्ट करते हैं कैडेट में? एनसीसी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का और लगातार इसकी संख्या बढ़ रही है। मैंने 4 तरह की ट्रेनिंग की बात की और मैंने ये भी कहा कि कैंप्स जो होते हैं वो एक बहुत ही शानदार एक ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं कैडेट्स के लाइफ में। दिल्ली डायरेक्टरेट और महाराष्ट्र डायरेक्टरेट और मैंने दूसरी जगह डायरेक्टरेट्स भी विजिट किया, तो मुझे ये लगा कि हर डायरेक्टरेट का अपना एक कल्चर है, अपनी एक व्यवस्था है। लेकिन ये जो 17 डायरेक्टरेट हैं, हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इनमें सब में एक स्टैंडर्डाइजेशन है, मिलिट्री का तरीका है काम करने का और करीब करीब जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, शिक्षा है, तरीका है, वो करीब करीब सेम है। हाँ, ये जरूर है कि कहीं कहीं कैडेट्स का जज्बा थोड़ा एक दूसरे से आगे पीछे हो सकता है। जैसे मैं मानता हूं, जब मैं दिल्ली डायरेक्टरेट में था तो यहाँ का जो कल्चर था काम करने का, उसका एक अपना प्रभाव था और महाराष्ट्र डायरेक्टरेट का अपना प्रभाव था। हम सब जानते हैं, हम एनसीसी में प्लानर्स के लिए कॉम्पीट करते हैं आरडीसी कैंप में और आगे पीछे कभी ये कभी वो होता रहता है। मुझे लगता है ओवरऑल मुझे दोनों जगह कैडेट्स से मिलकर ये खुशी हुई कि जो कैडेट्स आते हैं एनसीसी में वो कुछ करके जाना चाहते हैं, वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं और उनको अगर सही मोटिवेशन दिया जाए, सही गाइडेंस दी जाए, जो कि हमारे सीओस, पीआई स्टाफ, एनसीसी के सिविल स्टाफ सब मिलकर देते हैं, तो वो एक अच्छा माहौल मिल सकता है। तो कोर क्वालिटीज़ की बात आप कह रहे हो, मुझे लगता है कि यूनिटी और जो डिसिप्लिन है, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ और कोर क्वालिटी पे मैं थोड़ा एम्फेसाइज भी करना चाहता हूँ। सबसे पहले जब आप कहते हो एकता, तो मेरी एकता थोड़ी सी डिफिनेशन अलग है। एकता मतलब 4 लकड़ियां जुट जाए तो मजबूत हो जाएंगी, वो तो है ही, पर वो बचपन की कहानी है। एनसीसी कैडेट के लिए एकता का मतलब अंदर की इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, वर्च्यूज, संस्कार, वो होनी चाहिए। द कैडेट मस्ट बी अ लीडर विद इन, तो ये बहुत जरूरी है कि उसको हो। और डिसिप्लिन से मतलब ये नहीं कि आप परेड पे लाइन में खड़े हो जाओ, समय पे आ जाओ। बियॉन्ड दैट, जहां कोई नहीं देख रहा हो, जहां कोई भी बोलने वाला नहीं हो, जहां कोई सुधार करने वाला नहीं हो, दैट प्लेस इफ यू आर डिसिप्लिन्ड, you are able to perform without supervision, without any pressure, then you become a true leader, then you actually contribute towards the national building. So एकता और अनुशासन की बात जब हम करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वर्च्यूज और कहते हैं ना कथनी और करनी, तो जो आप कह रहे हो कथनी करनी या मंचा वासा कर्मना, इन तीनों को जोड़ के एनसीसी कैडेट बनता है। तो इस हिसाब से मैं कोर्स सिस्टम को समझता हूं। और एक बात और कहना चाहता, 3 एम्स जो एनसीसी के हैं उनको जरूर ध्यान रखना है स्टूडेंट्स को। अगर आप पहला एम जो कहते हो कॉमरेडरी डेवलप करना, स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप करना, ये सब, और दूसरा एक यूथ तैयार करना जो देश के लिए हमेशा हाजिर हो, और तीसरा एक माहौल तैयार करना एनसीसी की तरफ से जो आपको आर्म फोर्सेस में ले जाए। इन 3 बातों को अगर आप भूल जाओगे तो एक्स एनसीसी होकर आपको ध्यान नहीं रहेगा कि आपने क्या किया नहीं किया। शायद सभी आर्म फोर्सेस ज्वाइन ना कर पाए, लेकिन न ज्वाइन करने के बावजूद एम नंबर 2 जो है उसका ख्याल जरूर रखें। एक्स एनसीसी लीग बनी है, अब तो आपकी इनरोलमेंट भी हो रही है, अब एक नया माहौल बन रहा है देश में, तो ये इसलिए बन रहा है कि पॉलिटिकल विल, हमारे रक्षा मंत्री, सबों का इसके ऊपर ध्यान है। तो कोर वैल्यूज की बात करते समय एकता, अनुशासन और एम्स को ध्यान रखना, इसके हिसाब से चलेंगे हम तो आप एक बेहतर एनसीसी कैडेट कहलाएगी। I strongly agree with this, sir. So moving forward, you are also a defense strategist. So based on this, NCC cadets के लिए आज के दौरान पे current defense and strategic development को समझना कितना important है? जैसा मैंने कहा उर्वशी, भारत में यूथ बहुत ज्यादा है और युवाओं का देश है। कल यही युवा जो है हमारे देश की को लीड करेंगे। तो अगर हम एनसीसी में सिर्फ परेड, फायरिंग और कैंप्स तक अपने को सीमित रखें तो शायद ये
एनसीसी का एम नहीं है। एनसीसी का एम है आपको एक अच्छा सिटीजन बनाना, और सिटीजन बनने के लिए देश की समस्याएं, देश में क्या हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे भारत की पकड़, हमारी स्थिति, इन सबों को समझना होगा। दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए कैडेट टू नो दैट द स्ट्रैटेजिक concepts of India, the national security, the requirement of youth to indulge into the system, and on day-to-day life, trigger yourself to be remaining part of the country's, that might, that you should feel that I am the person who can actually do something for the country. I am also the power of the country. I also have the might. So you are the leader at your level. For this, current affairs, general knowledge, आपकी जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में सिलेबस है उसमें भी ये सब है। और इन सबों का फिर हम जब बात करते हैं एसएसबी एंट्री की, एनसीसी एंट्री की, स्पेशल एंट्री की, या सीडीएस, एनडीए, एफकैट, टेक्निकल एंट्रीज की, इन सब की एंट्रीज में हमें करंट अफेयर, जनरल नॉलेज का पूरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जरूरी है कि स्टूडेंट्स को परेड ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा, थोड़ा मिसनोमर है एनसीसी का, जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि एनसीसी में फिजिकल ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आज की एनसीसी शायद बिल्कुल चेंज हो चुकी है, और हमें पूरी पहले मेंटल ग्रोथ से एनसीसी कैडेट्स को तैयार करना है, ताकि वो देश के में अपना योगदान, के विकास में अपना योगदान दे सकें, और फिजिकली फिट रहें, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बने, अच्छे क्वालिटीज डेवलप करें, और उनसे ज्यादा मेंटली शार्प हो जाए, एजाइल हो जाए, कैलिबर उनका बढ़ जाए, और वो ऑफिसर लेवल या अग्निवीर लेवल पे अपना योगदान देश में दें, और बाद में बाहर आके भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, सरकारी सिस्टम में, कहीं भी देश के योगदान में भाग ले सके। मैं मानता हूं कि एक बार कोई आर्म फोर्सेज में ज्वाइन कर लेता है और वहां रहे या बाहर भी आ जाए, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व है वो देश के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। बात करते थे हम अग्निवीर की भी, तो मैं लगातार अग्निवीर की जब इंडक्शन हुई तब से ये कह रहा हूं कि ये सिस्टम ट्रायल पे शुरू किया गया था, और शायद इसको अगर एनसीसी से जोड़ दिया जाए डायरेक्टली, और एनसीसी को और स्ट्रॉन्ग करके इसे डायरेक्ट इंडक्शन में लाया जाए, और सारे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे हो, तो शायद बेहतर होगा। So, sir, starting with your service segment. So, the first question is, there is a famous saying, we know more surface of the moon than the bottom of the ocean. Sir, are there any incident that happened that shows the unpredictable side of oceans that left you amazed? Urvashi, very very nostalgic again for me, because you see, sea is a vast, content of water, as far as the people from land look at this. But beyond this, it has many other domains, many other sites. Some are difficult to paint here, but yes, riding the waves at sea is a challenging affair. My journey in Navy has been a very checkered actually. As I told you in the beginning, I became a naval officer and then joined aviation. After my Air Force Academy tenure, I also did my another tenure at Flying Instructors School, Tamaram. I became a qualified flying instructor from the Air Force and came and trained more than 100 pilots of the Army, Navy, Coast Guard, all of them in different roles. And these were all from the ship, mainly on the deck landings. As far as my sea life is concerned, I also commanded warships like Chatak, which I would like to mention. This is a similar class of ship which attacked Karachi in 1971 in Operation Trident and Operation Python. I fired a surface-to-surface missile from my own fingers on INS Chatak. This was the same missile which engaged Karachi in 1971 and made the Karachi harbor ablaze for 3 days. And we made a blockade, the term blockade which you are hearing for Iran these days. We did it in 71 war with help of these missile boats which we have purchased from Russia. My other command included command of offshore vessels, etc., where I did some foreign missions also. I also integrated myself with the command of flight of the Marine Commandos and undertook 3 years of special operations, in which I gave the Navy first strike air operation, in which you probably see helicopters with Marine Commandos hanging by rope and flying. So this is the one which I actually operationalized for the Navy, and I displayed it during first international review in 2001 in front of the Prime Minister, Mr. Atal Bihari Vajpayee, at Mumbai, for which I was also commended by Chief of Naval Staff. Many missions came on the way. Weather at sea is never predictable. You see all the cyclones developing from sea and coming to land. You see the devastation at land. कितनी ज़्यादा क्षति होती है साइक्लोन जब आता है, और उसकी जो शुरुआत है वो समंदर से होती है, और कभी कभी 7 से 8 फीट तक शिप्स उछलते हैं, दाहिने बाएं होते हैं, सी सिकनेस होती है, चैलेंजेस आते हैं ऑफिसर्स एंड सेलर्स में, और इन सबों के बीच आपको अपनी गन्स फायरिंग करनी है, मिसाइल्स फायरिंग करनी है, एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स यूज करने हैं, कई दिनों तक समुद्र में बाहर रहना है, और समुद्र की गहराइयों में सबमरीन, सरफेस पे शिप्स, और हवा में नेवल एविएशन के एयरक्राफ्ट्स जो एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, काफ़ी नए हैं और काफ़ी डिवास्टेटिंग इफेक्ट कर सकते हैं दुश्मनों के लिए। उनकी प्रिसाइज मैन्यूवरिंग करना, उनकी प्रिसाइज फायरिंग करना, ये सब इस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। फैमिली से दूर, अकेलापन, और एक तरह से कभी कभी उबायु भी हो जाता है समंदर। वेदर की चैलेंजेस को छोड़ के अगर बात करें तो खाना पीना, मोनोटोनस लाइफ, और एक तरह से छोटे से शिप में पूरा भारत एक साथ, कई कास्ट, क्रीड,
कई जगह के लोग, कई जगह का खान पान, ऊपर नीचे के बंक में सोए साथ छोटे से शिप में पूरा भारत दिखता है एक साथ। तो वहां पर हम उस चैलेंज को एक एक भ्रातृत्व के साथ जोड़कर, एक ब्रदरहुड के साथ जोड़कर देखते हैं और भारत के लिए समर्पित होकर इन चैलेंजिंग सिचुएशंस में काम करते हैं। तो समुद्र की लाइफ जो है थोड़ी साइलेंट मैन्यूवरिंग मानी जाती है, सस्पेंस रहता है, सरप्राइज रहता है और लैंड वे लोगों को कम समझ में आता है। आज जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में आप नेवी की बातें लगातार सुन रहे हो, भारत की भी जो सेंट्रिसिटी है इंडियन ओशन पे ज़्यादा हो गई है, अब हम ज़्यादा ओशनिक सेंट्रिक हो रहे हैं देश की तरफ से, अब उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। भारतीय नौसेना को सुदृढ़ किया जा रहा है, काफ़ी हम टीथ दे रहे हैं भारतीय नौसेना को और इंडो पैसिफिक सिनेरियो तक हम अपने को देख रहे हैं। तो वहाँ मुझे लगता है कि इन चैलेंजेस को हम स्वीकार करके आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं और इन सबके पीछे आप सब हैं, आप जैसे यूथ हैं और हमारा देश का पॉलिटिकल विल है जो हमें संबल देता है। चलिए सर। सर जैसे कि आपने अभी चैलेंजेस के बारे में डिस्क्राइब किया, तो सर आपने शिप टेक पे हेलीकॉप्टर भी लैंड किया था। तो सर ड्यूरिंग दिस हाई रिस्पॉन्सिबल वेदर एंड चैलेंजेस, सर आपने अपने माइंड को कैसे काम रखा अंडर द सिचुएशन एंड आपने कैसे एक्ट किया? उर्वशी, समुद्र आपको सिखाता है शांत रहना और साथ साथ आक्रामक भी रहना। तो ये दो बातें हैं ना, दोनों 180 डिग्री अपोजिट है। और जो लीडर कमांड ऑफ जो कैप्टन होता है शिप का या जो कैप्टन होता है एयरक्राफ्ट का, या ट्रेनिंग जब वो कर रहा होता है, तो अपने से ज़्यादा उसे चिंता होती है अपने क्रू की, अपने अंडर ट्रेनिंग की, अपने लोगों की। तो एज कमांड एट सी एक बड़ा चैलेंज है, एक काफ़ी बड़ा प्रेस्टिजियस अपॉइंटमेंट भी माना जाता है नेवी में। और कमांड करने के बाद आपको लगता है कि आप खुद के लिए नहीं जी रहे, अपने क्रू के लिए जी रहे हैं। आपको मालूम है कल मुल्ला दिवस था। कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला की बात करना चाहूँगा मैं यहाँ पे। INS खुखरी हमारी 71 वॉर में शहीद हुआ और हमारे कई ऑफिसर्स एंड सेलर्स मारे गए। कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला का जन्म कल हुआ था 15 मई को, और वो मुल्ला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसमें हमारे कैप्टन मुल्ला ने, जब खुखरी डूब रहा था, तो उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट उतार कर फेंक दी समुद्र में। जो फ्लोटिंग हमारे सेलर्स और ऑफिसर्स थे, उन्होंने सल्यूट किया शिप को, लोगों को सल्यूट किया और समुद्र की समाधि जिंदा चले गए और उनको बाद में मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया। तो INS खुखरी की जो शहादत है, जो उन्होंने समर्पण देश के लिए दिया, वो हम हमेशा याद रखते हैं। तो उसका बदला हमने PNS काजी को डुबा कर लिया था, ये हम सब जानते हैं। हमने कराची को धुआं कर दिया था, ये सब हम जानते हैं। हमने 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर लिए 71 वॉर में, ये सब हम जानते हैं। तो ये जो शहीद हुए हमारे सैनिक, वो बेकार नहीं गया, उनके मनोबल से हम आगे बढ़े। तो कमांड करना और एक तरह से अपने क्रू के प्रति समर्पित रहना, डेक लैंडिंग के चैलेंजेस, वहाँ चाहे कैप्टन हो, चाहे वो डेक लैंडिंग का स्टाफ हो, चाहे कैप्टन जो चला रहा हो जहाज को, डार्क नाइट, बुरा जो वक्त आता है समुद्र में जब वेव्स हमें चैलेंज देती हैं, उनको चीरते हुए अंधेरी रात में बिना किसी ज़्यादा इनपुट्स के लैंडिंग होती है। क्योंकि ये ऑपरेशंस खासकर जो बड़े जहाज होते हैं हमारे, सीकिंग है, MH-60 हेलीकॉप्टर्स, ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, एक तरह से टॉप गन है हमारे समुद्र के, जिनमें मिसाइल्स लगी हैं, डेप्थ चार्जेस लगे हैं, बॉम्ब्स लगे हैं। इनके रडार 400-500 किलोमीटर तक परिंदा को भी पर न मार पाए ऐसी फ्लीट को कवर देते हैं टीथ। ये आइज एंड ईयर्स ऑफ फ्लीट है हमारी। और INS विक्रमादित्य, विक्रांत या पुराने विराट से ये ट्रेनिंग इनकी होती है। इन सबों कैरियर्स पे मैंने 20 से 25 साल तक लगातार अपनी सेवाएं दी। तो कैरियर 1 फ्लाइंग हो या स्मॉल डेक फ्लाइंग हो, किसी भी पायलट के लिए मोस्ट चैलेंजिंग होता है और काफ़ी डिफिकल्ट होता है। आगे और पीछे सिर्फ 3 या 4 फीट की जगह बचती है जिसमें हेलीकॉप्टर को रनिंग शिप पे लैंड करना होता है। और उसके बाद जो क्लियरेंसेस है, जो एरर है, उसके जो चांसेस ऑफ एरर है, वो मार्जिन जो है बहुत कम है। तो उसमें एक मुश्किलात होती है और ऐसे नहीं मिलता लैंडिंग क्लियरेंसेस कैडेट अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स को। दिक्कतों के साथ ही वो इसको कर पाते हैं। पर संकल्प और समर्पण, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, एफर्ट, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, जो लीडर की क्वालिटीज है, वो सभी हम पहले सिखाते हैं उनको और तभी उनको हम डेक पे ले जाते हैं। तो एक स्टेप वाइज टेन्योर है, स्टेप वाइज प्रोसेस है, जिसको सब पायलट अचीव करते हैं अपने अपने हिसाब से। पर हम कोई कंप्रोमाइजेस नहीं करते, क्लियरेंसेस ऐसे नहीं देते जब तक वो ठीक से ट्रेन ना हो जाए। सर जैसे आपने अभी मेंशन किया कि नेवी के पास हमारे पास 3 डायमेंशन होते हैं एंड उसमें सबमरीन, हेलीकॉप्टर एंड शिप्स इंक्लूडेड है। तो सर ये ऑपरेट कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ और क्या लाइफ होती है एक सबमरीनर की? कैन यू प्लीज ब्रीफ अस? बिल्कुल, जानना जरूरी है। कैडेट्स बहुत ही उत्सुक रहते होंगे। 3 डायमेंशन जो नेवी की है, अंडर वाटर, सबमरीन्स की, सरफेस शिप्स और एविएशन जो है नेवी का अपना एविएशन है। इसमें हर तरह के जहाज हैं। पहले मैं सरफेस नेवी की बात करूँ तो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारे पास डिस्ट्रॉयर्स, हमारे पास फ्रिगेट्स, हमारे पास ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, कॉर्बेट्स, सबमरीन को अटैक करने वाले या शिप्स को अटैक करने वाले कॉर्बेट्स, हमारे पास लैंडिंग एम्फीबियस शिप्स जो बीच पे जाके लैंडिंग कर सकते हैं, उसमें जिसमें से टैंक, तोप भी समुद्र के रास्ते से आइलैंड्स पे लैंड कराया जा सकता है। ये सारी शिप्स प्लस हमारे पास सर्वे करने के लिए हाइड्रो शिप्स हैं, जो समुद्र की गतिविधियां, जो उनकी डेप्थ है या चार्ट बनाना हुआ सेफ नेविगेशन के लिए, वो भी करते हैं हम। हमारी ब्रांचेस बहुत सारी हैं, कम्युनिकेशन, गनरी, सैटेलाइट, एक तरह से बात करो अंडर वाटर की पूरी जानकारी, ये सारी चीजें एक साथ मिलकर एक पूरा एक कंप्लीट डोमेन। अगर आप सीधा आर्मी की बात करो, एयरफोर्स की बात करो, तो आर्टिलरी, आर्मर्ड, इन्फेंट्री, एविएशन एंड ये सब चीजें पानी के अंदर भी।
और ये सबको मिला के एक नेवी का शिप चलता है या फ्लीट चलता है। तो नेवी जो है एक तरह से आर्मी नेवी एयरफोर्स का एक कंप्लीट एक अमलगमेशन, एक इंटीग्रेशन है, जिसमें वो सारी फायर पावर है जो सी ऑपरेशंस कर सके, एयर ऑपरेशंस कर सके, अंडर वाटर ऑपरेशंस कर सके, और लिमिटेड कैपेसिटी में आइलैंड्स के ऊपर, बीचेस के ऊपर या किसी दूसरे कंट्री के शोर पे जाके अपनी पकड़ बना सके, बीच हेड बना सके, और बाद में आर्मी आके उसको टेक ओवर करे। तो ये तरीका होता है किसी बड़े लैंड वॉरफेयर का, किसी बड़े नेवल वॉरफेयर का, और किसी बड़े एयर वॉरफेयर। तो जब नेवी लड़ती है, मैं बात करूंगा जब ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से हमने किया, अपना कर्तव्य निभाया नेवी का। तो नेवी जब लड़ती है तो 3 डायमेंशन से लड़ती है, और साथ में आर्मी और एयरफोर्स का कवर भी रहता है, चाहे वो एम्फीबियस वॉरफेयर में हो, चाहे एयर कवर हो एयरफोर्स के द्वारा। वैसे नेवी की अपनी कवर हम फ्लीट की खुद देते हैं। सबमरीन की बात की आपने, तो हमारे पास जो सबमरीन है अभी कन्वेंशनल सबमरीन है, और हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल्स भी कैपेबल हैं। तो वो और हम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सबमरीन भी खरीदने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। हमारे डॉकयार्ड्स जो है मैगजॉन डॉक इसके लिए काफ़ी कुछ कर रहा है, और जल्द ही हम ये भी सबमरीन ले लेंगे। हमारे पास 18 से 20 सबमरीन की अभी जो संख्या है उसे हमें बढ़ाना है, उसे हमें 40 तक ले जाना है। सबमरीन की लाइफ थोड़ी टफ होती है। छोटा सा सबमरीन समुद्र के नीचे बहाल रहता है, और सरफेस पे तो जो 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 रोलिंग होती है, पिचिंग होती है समुद्र की, वो लहरों के कारण होती है, पर पानी के अंदर वो थोड़ा शांत हो जाता है। और अगर कन्वेंशनल सबमरीन हो तो वो कुछ दिनों तक पानी में रहने के बाद उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें चार्जिंग करनी पड़ती है। लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो ज़्यादा दिनों तक सरप्राइज के साथ पानी के अंदर रह के अपना काम कर सकती हैं। हॉट बंकिंग की बात करें तो 3-4 बंक्स पे 8-10 सेलर्स या ऑफिसर्स एक दूसरे के साथ बारी बारी से रेस्ट लेते हैं। कंपार्टमेंट बड़े कंस्ट्रिक्टेड होते हैं। जो ड्रेसेज आप पहनते हो वो भी 2-3 दिनों के बाद हम उसको फेंक देते हैं, यूज़ नहीं कर पाते। नहाने धोने की व्यवस्था उतनी नहीं होती, पैक्ड फूड ज़्यादा, और एक तरह से आप बड़े छोटे से कंपार्टमेंट में एक माहौल में जीते हो जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और इक्विपमेंट बहुत एडवांस्ड हैं। एक्यूरेसी, लेथैलिटी, प्रिसीजन अटैक, सरप्राइज, ये सब सबमरीन का मेन वॉर प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर है, जिनको ये हमारे कैप्टन एंड उनके क्रू बखूबी निभाते हैं। तो सबमरीन की लाइफ टफ है। उसकी जो ट्रेनिंग, पहले तो इंडक्शन, उसकी जो रिक्रूटमेंट है वो भी अलग है। डायरेक्ट सबमरीन में बहाली नहीं होती है नेवी में, पहले आपको बेसिक ट्रेनिंग करनी पड़ती है ऑफिसर सेलर्स की, फिर आप ऑप्ट करते हो, ऑप्शन देते हो, फिर आप सबमरीन में जाते हो। तो एक स्पेशलाइज सर्विस है, उसमें मेडिकल ब्रांच भी है, उसमें इंजीनियरिंग ब्रांच भी है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी है। तो ऑर्डिनेंस, मिसाइल्स, टॉर्पिडोज, बॉम्ब्स, ये सब के साथ माइन लेइंग कैपेसिटी, समुद्र में वो माइन भी ले करते हैं। तो आपको पता होगा पीएनएस गाजी जो पाकिस्तान की सबमरीन थी, जिसे हमने डुबाया विशाखापट्टनम हार्बर के बाहर, वो माइन लेकर रही थी हमारे हार्बर के बाहर, और उसका टारगेट विक्रांत था, जिसे हमने पहले ही वहां से हटा दिया था। हमने अपनी सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी थी, और बाद में हमने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया पीएनएस गाजी को, जिसकी समाधि अभी भी विशाखापट्टनम हार्बर में है। तो ये कैपेसिटी सबमरीन के पास है, तो वो क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन कर सकते हैं, मिसाइल फायरिंग कर सकते हैं, टॉर्पेडो फायरिंग कर सकते हैं। और बात करूं मैं आपको अगर स्पेशली सबमरीन की, एसएसबीएन की, तो अरिहंत, अरिघट, और तीसरी जो ध्वनि आ रही है अरिदमन की, वो अभी आपको गूंजने वाली है कुछ दिनों में। और भी एक सबमरीन हम बनाएंगे, ऐसे और भी स्ट्रैटेजिक सबमरीन हमें बनानी है। हम पूरे विश्व में 6 कंट्री हैं जो न्यूक्लियर कैपेबल है, इस तरह के एलिट क्लब के मेंबर हैं हम। थर्ड स्ट्राइक, जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है हमारे पास, ये अब हम बना चुके हैं। मतलब कि अब हम न्यूक्लियर मिसाइल्स लैंड से, एयर से और समुद्र से, हम तीनों से लॉन्च कर सकते हैं। उर्वशी और आप सारे कैडेट्स को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भारत ने नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी रखी है, जिसमें हम न्यूक्लियर अटैक्स नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी ने हमारे ऊपर दुस्साहस किया तो हम उसको सरप्राइज जगह से अंडर वाटर मिसाइल्स के द्वारा ऐसा मारेंगे कि उसकी ज्योग्राफिकल एग्जिस्टेंस को खतरा हो जाएगा। तो इस कारण से हमारे ऊपर कोई दुस्साहस ये नहीं कर पाएगा कि वो न्यूक्लियर अटैक करे। तो भारत एक बहुत ही एक संबल, एक काफी पावरफुल मिलिट्री के रूप में अब उभर चुका है। और ये कैपेबिलिटी के साथ अब हम सबमरीन की कैपेबिलिटी के साथ, हम डिस्ट्रॉयर्स की कैपेबिलिटी के साथ, हम एयरक्राफ्ट कैरियर की कैपेबिलिटी के साथ, हम हमारी नौसेना इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में हम बिग ब्रदर हैं, हम फर्स्ट प्रोवाइडर हैं, हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। और सारे कंट्री जो लिटरल कंट्रीज हैं हमारी तरफ देखते हैं। हमने जो हूती के जो रेड सी में प्रॉब्लम्स हुई थी, इसमें हमने कमाल किया। हमने अभी हमारे शिप्स कमाल कर रहे हैं अरबियन सी में, जो स्थिति है जो पॉलिटिकल आप सब जानते हैं, तो उसमें हमारे शिप्स कमाल कर रहे हैं, अपना स्कॉट्स कर रहे हैं, हमारे शिप्स को ला रहे हैं यहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ें नेवी कर रही हैं लगातार। पॉलिटिकल विल, फंडिंग और एक्सपेंशन प्लान जो नेवी का है बहुत ज़्यादा है। मिग 29 की बात करें मैं, कि जो विक्रांत से उड़ते हैं हमारे फाइटर, सीकिंग हेलीकॉप्टर्स, एएलएच हेलीकॉप्टर्स, का 31 जो एडब्ल्यू एयरक्राफ्ट है हमारे, जो पूरे फ्लीट को कवर देती है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस में। पीएट एमआर एयरक्राफ्ट जो है, जो सर्वेलेंस करता है, 8-10 घंटे उड़कर पूरे अरेबियन सी को, वॉर रूम को अपडेट करता है, वो कौन सी शिपिंग कहाँ जा रही है उसकी खबर देता है। ये सारी चीज़ें नेवल एविएशन की, सबमरीन्स की मैंने बताई आपको, और डिस्ट्रॉयर की चर्चा मैंने की। सारे के सारे शिप्स, बड़ी एक अच्छी सूचना है कि अब हम भारत किसी भी शिप को बाहर से नहीं खरीद रहा, अब सारे के सारे शिप्स भारत में बन रहे हैं। हमने विक्रांत बना लिया, हमने स्ट्रेटेजिक सबमरीन्स बना ली, अब हम डिस्ट्रॉयर्स बनाए जा रहे हैं, चाहे वो इम्फाल या मैसूर हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, ये सारे शिप्स जो आप नाम सुनते रहते हो। एक बात और बताऊं, हमारे जो पॉलिटिकल विल के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अगले कुछ सालों में भारत नेवी में खासकर बिल्कुल स्वावलंबित हो जाएगा। हमारी 70% ऑलरेडी स्वावलंबन हो चुकी है। और जो हमारा जो सपना है
1947 का जो 2047 का अमृत काल के बाद जो हम आएंगे, जब हमारा 100वां साल आज़ादी का होगा, तो भारतीय नौसेना पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुकी हो। So as you mentioned about the current situation and the future situation of Navy, so are we moving towards the blue water economy? बिल्कुल, जब नेवी की बात करते हैं तो ब्लू वाटर इकोनॉमी की बात आती है। आप मान के चलो कि भारत की जो समुद्री जो हमारा जो लैंड है, तो 100 में से 80% आप और जोड़ दो तो उतना भाग हमारा समुद्र है, तो हम टोटल 180 हो जाते हैं। तो उसकी चिंता नेवी करती है, फिलहाल कोस्ट गार्ड करती है। और जमीन के रहने वाले जो हमारे भारत के लोग हैं, लैंड सेंट्रिक लोगों को उतना ज्ञान नहीं होता इसका। मैं आपको बताऊं, 200 नॉटिकल माइल मतलब 360 किलोमीटर तक करीब करीब जो हमारा जोन है, उसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जिसमें हमारी ब्लू वाटर कैपेबिलिटी बनती है, चाहे वो फिशिंग हो, चाहे फ्लोरा फोना हो, चाहे मिनरल्स हो, अंडर वाटर माइनिंग हो, ऑयल निकालते हैं वहां से। तो ये सारी की सारी संपत्ति हमारी है, इस पर कोई भी देश आके किसी तरह का एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकता। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी चाहे अंडमान निकोबार हो, चाहे लक्षद्वीप आइलैंड हो, ये सब भारतीय नौसेना और साथ में कोस्ट गार्ड के ये सहयोग से हम करते हैं। और लगातार हम इनके ऊपर नजर रखते हैं ताकि कोई दूसरे के देश के लोग आके फिशिंग, आपने सुना होगा पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा गया या थाईलैंड के मछुआरों को पकड़ा गया, फिर छोड़ दिया गया, तो हमारी दिशा में कभी कभी आ जाते हैं और गलती से आ जाए या इंटेंशनली आ जाए, उन्हें हमें खबरदार करना पड़ता है। और जब हम नेवी की बात करते हैं, तो जब आप नेवी में ग्रो करते हो, आइलैंड में ग्रो करते हो, तो वहां के जो फ्लोरा फोना है, वहां के जो मिनरल्स हैं, वहां के जो सी में जो रिच कैपेसिटी है, उन सबको इकोनॉमी में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर आप शिपयार्ड की बात करो, तो ज्यादा शिप बनेंगे तो शिपयार्ड में ज्यादा लोग काम करेंगे, तो ब्लू वाटर इकोनॉमी में हम योगदान देंगे। और अगर हम हमारे पोर्ट्स एंड हार्बर्स डेवलप होंगे तो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी और ज्यादा हम अच्छे से सामान ला सकेंगे। तो मिला जुला कर आप देखो तो भारत की जितनी जगह है समुद्री, उसका उपयोग अभी उतना हम नहीं कर पा रहे और इसको बढ़ाने की और जरूरत है। नया विरिंजम हार्बर बनाया गया है केरला में, हम यूरोपियन कॉरिडोर बना रहे हैं, यहाँ से इजराइल होते हुए हम यूएई होते हुए, इजराइल होते हुए यूरोपियन कंट्री तक जा रहे हैं, जिसको इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। हम ITU की बात हम कर रहे हैं, हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर चाहवार पोर्ट से ईरान के थ्रू हम रशिया जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबों में नेवी का योगदान होगा, इन सबों में नेवी की जरूरत होगी और लगातार इसके लिए भारतीय सरकार अपना संकल्प दोहरा रही है। और मैंने कहा, पॉलिटिकल विल और फंडिंग और देश का रुझान ओशन की तरफ है, जो किसी समय भारतीय इतिहास में था। हमारे इतिहास में हमारी जो नेवी थी, हमारे अरब कंट्रीज के साथ व्यापार था, हमारे संघमित्रा और महेंद्रा जब अशोक के द्वारा भेजे गए थे साउथ ईस्ट एशिया में बुद्ध का कल्चर लेकर, तो हमने पहले से ओशन पे अपना गवर्नेंस रखा था। फिर से हम उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं और फिर से हम उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। Sir, as you have commanded warships and you have trained 100 military pilots, sir, and you have done operations nationals and internationals, including Operation Pavan, Operation Vijay, Operation Parakram. So, please enlighten us with these operations and their significance. Yes, it has been a long journey at sea, in air also, and a bit of fighting for submarines. We call it hunter-killer missions. So yes, as part of the surface crew, I have been command of ships, which I mentioned. Operations have been a lot. As I told you, one of them has been a missile firing by me from INS Chatak. There have been operations for search and rescue missions, integrated operations with Coast Guard, with Army, carrying out many trials for the Navy. Like the first landing of ALH helicopter for the Navy was undertaken on my ship. The national level missions are very regular. I have been also part of the training team, audit team called Flag Officer Sea Training Indian Naval Work Club team, which actually clears all the ships to join fleet and they to make their standards known and satisfactory, so that they can join the operational fleet. So I've been part of that training team also, apart from being at command at the command of the ships. I've also been part of the Marine Commandos, as I said, flight. So there have been many different special operations kind of things, which have been slightly away from the main domain and eyes of the people, and many of them are basically for the preemptive missions, which we practice in our. Many war gamings I have participated. Some of the very long distance flying I have taken in dark nights with these Marcos, we call it Prahar, for the wargaming simulated missions, and as a helicopter pilot, many operational search and rescue missions at high sea. One mission I would like to also mention about international level. I've been to part of Sri Lanka, Mauritius, Seychelles, Maldives, and these Southeast Asian countries, even Arabian countries. Many missions where we do our patrol against the pirates, against the narcotics control, the contraband at sea, illegal items transfer, anti-fishing activities. These are all common issues. One of the main issues which I would like to mention is the Operation Denim. Operation Denim was conducted as the first integrated defense staff operation in 2003. And this is the first one in which Sri Lankan southern districts came under heavy rain and there was flooding there. I was sailed at 4 hours notice. We carried a lot of materials, blankets, food grains, medical supplies, and I will share the pictures with you of the reception we got at Galle port in Sri Lanka. I was there for about 11 days.
and we covered 4 districts. I carried a helicopter also. I flew myself the helicopter with the High Commissioner of Sri Lanka and gave support in flood relief operations with divers, Gemini boats, and medical camps. This was a time when we had not, we had a little bit of different relation with Sri Lanka. This operation actually turned the tide into the good relationship with Sri Lanka and India. So Indian Navy, what I say is Indian Navy is a service which is at sea and it is always beyond shores. So it's an instrument of diplomacy for our country, our nation. Most of the warships today are deployed at in a blue water capacity. What I mean by this is they are not limited to say 100 kilometers, 200 kilometers in the Indian Ocean, Arabian Sea, Bay of Bengal. They are in different countries, different part of the countries, different continents. In fact, today if I tell you at least about 10 ships will be in the different continents. In the Pacific, maybe in Atlantic, maybe in Africa, maybe in Gulf areas, Arabian Sea. So Navy is a very different service. And that is why from the beginning of the tenure as a lieutenant, the responsibility, the domain, the environment is always international. Slightly different from the Air Force and Army because you start your journey with foreign countries. Let me tell you, all cadets when they are doing basic training after the Indian Naval Academy, they are taken to 1 or 2 countries definitely on a foreign trip. Everybody has to go. I went to Kuala Lumpur in 1983 during my SIP tenure, long back. So you start your journey from foreign environment. So Navy is slightly different in that domain, and it is always said that you join Navy and see the world. Now I really wish to see the world, sir. So as we have mentioned these operations, sir, ऐसा एक lesson जो young officers को लेना चाहिए इन operation से जो textbooks हमें नहीं सिखाती. Military is a very challenging service. Leadership development is part of the training curriculum of academies, whether it is NDA, Naval Academy, Military Academy, Air Force Academy. All young officers are trained for taking over the responsibilities, challenges, and filling the gaps when there is a requirement. There is always a requirement to also train the young lots. So a captain, the other officers, even a senior sailor, he is always there to train. Not only in Army, in Army and Navy, it's same in Army and Air Force because the training environment and the culture is same for all the 3 services. So lesson learning from the operations is important. One thing is very important, which I would like to mention is anything which happens in your life, the courage, the risk-taking ability is a paramount factor for the military officers. And in this regard, even your life, it is said that your men are always first, your nation is first, men are second, you are the last. So these principles are always taken while conducting any operations. There are many risks at times where an officer has to lead the team. He has to demonstrate that risk he will take first, he will die first if required. Whether it is going to visit and board a ship which is it's hostage taken by pirates. You are boarding a merchant ship with 5-6 people with guns and they are on top. So they may fire at you and you will get killed. But the officer goes first if required, takes the lead and the men follow, or then sometimes it is other way also. It depends upon the team spirit, the cooperation, the camaraderie which has been developed during the training. So officers today are much better. They are much equipped with the technology, with the thinking process, and with the same training pattern which is going on, traditional training pattern, new technologies, new exposure to the the media, the kind of work culture, the understanding of the other navies, other armies. Today's officers are much more equipped to fight and win. So I wish this continues and the new officers take the place and take the country's might of the military to the higher heights. Sir, as you have also been posted to Sri Lanka, so were there challenges back then and how did you conquer those challenges? As far as posting is concerned, I have been part of the team which has been operating on and off from Sri Lanka during Operation Pavan and from the ships. And later on, I also have been part of missions, flag showing missions like flood relief, humanitarian disaster relief operations, which I talked about, HADR mission at Galle, in Colombo otherwise. See, the foreign country, when you go to the foreign country for any operations, the inter-nation relations are always kept in mind. There is a proper setup, briefing, there are certain rules and regulations, there are certain traditions which have to be followed, and there are certain agendas. High Commission is the main nodal agency for organizing these visits, and they actually look after you in the missions. As far as the military missions are concerned, during Operation Pavan, it was a different game. We were actually looking for some targets which were actually looking for separatism. There was a different requirement which was affecting even our shores in Tamil Nadu area. So the Park State area, the Jaffna, Kankesturei, the Talai Manar, the Adams Bridge, which we know today, all these were under patrol and they're very challenging, very risky. Later, and even in the Batticaloa sector, Trincomalee area, I've been going around this Anuradhapura, Colombo,
Gaul. Actually, I've been part of the whole Sri Lankan operations and landing at different places, or going by ship, going by boat, or going as as a captain of the ship with a different protocol. So different ways, different life, all under the control and proper coordination by the High Commission, and a constant touch with the supreme commanders of the Navy at our Delhi, and proper briefing, good coordination, and good results thereafter. So everybody gets a proper briefing and goes for the missions, and it's a regular mission for the Navy to call on different ports of other countries with which we have friendly foreign countries. And Navy is, it's a bridges of friendship. So actually, it's ocean bridges of friendship on the theme that Navy works. So you will also be happy to know, most of the time on a proper visit, there is always an Indian naval band which goes with the ship, and it plays at the schools, colleges. There are yoga teams which go with the ships. We show the missiles, we show the torpedoes, we show the might, we show the Atmanirbhar Bharat capabilities to the world by making a destroyer. At the same time, we carry this hard core capability, and we also carry the soft core capability of our culture, our dance team, our band, our yoga, and we interact with the local crowd, school, colleges, visits. We go, the media reports this to the local level, and we get interaction with the youth of the country, and we try to inject our culture into them. And then this is how the Navy actually transforms Indian themes, cultures, transpires into the different level of life. So interpersonal relations, inter-country relations are definitely at the helm of the affair when we are visiting these countries. So we have a double game, double edge. That is why Navy is little different in projecting our power, both hard and soft. Sir, how important are the islands like Andaman and Nicobar for the future conflicts, considering the factor of Malacca Strait factor? Yes, it is a very important question, Urvasi, because islands are basically extension of our land. We have the almost vast amount of exclusive economic zone, and by these islands our zone further increases to another, say, 200 nautical mile ahead from the shore of the motherland. So first of all, they are vulnerable because they are at their own. The security measures have to be different, especially the Lakshadweep, Minicoy Islands, very close to our Maldives area. Similarly, the Nicobar is very close to Indonesia. Therefore, we need to have a proper vigil, proper security measures, and administration of the local populace in a manner which keeps them motivated and integrated to the main country. Any specific situation, what's happening to China and Taiwan. China wants to take over Taiwan, which is an island nation basically. And if we lose Andaman and Nicobar Island, then we are at it. Our threat perception will have to be very different. And during the World War, during the Independent India mission, our late Sri Subhash Chandra Bose tried to come through Andaman Islands, and he started movement from that side. So we have very, very clear views about our islands, and Indian Navy, especially with the help of Coast Guard, maintains a very sharp vigil on these islands. Almost 500 islands at the Andaman Nicobar, out of which many have no population. Nobody stays there. These islands also have to be under vigilance, under constant checks by the security staff, visit by them, so that our presence is maintained and no untoward incidents take place. Nobody comes and starts staying on these islands and start using these islands. This happens even in Pak State. Kachatibu is one in Sri Lanka, where we have the problem of fishing community coming and using the island which was gifted to them. Now we want to take it back from them. That is going on with Sri Lanka. So any island which is around us is important. Having said that, 6-degree channel, 7-degree, 10-degree channels, they all pass through south of Nicobar Island, and these are international shipping, out of which 20% of the cargo, fuel, minerals supply passes through from say Atlantic, Arabian Sea to Pacific. So Japan, Korea, China, Singapore, all Southeast Asian countries, they are actually this Malacca State, Sundra State. These are lifeline choke points for on the Indian Ocean, and Indian Navy has to maintain a vigil on it, because this becomes area of our interest. Nicobar project is important because if we develop this area, we could make it's an international shipping hub. We can make shipyards there. We are trying to make airport. We have a naval INS barge airport there. We have the Air Force units there. We want to operate fighters aircraft. We want to operate the cargo aircraft from there. We can have overreach. We can increase our reach of surveillance from there. Although right now we do it from mainland, because larger aircraft may not be able to operate from them. From the northern Andaman, INS Kohasa is another base for Navy. We have the Port Blair INS Utkarsh, which is a naval airport. We have 3 airports right now of Navy there. Air Force bases are already there. And we want to develop the South Nicobar basically to attract the shipping community there, so that we can make port, harbor, they can come rest. They could be dockyard, repair centers, tourist destinations. There are many things we want to develop.
because that can be an alternate to Singapore, could be alternate to other ports of Southeast Asia, presently where the ships are international ship actually move through, or they carry out rest and recreation, carry out refueling, maintenance, etc. So being at the right geolocation, I think the Nicobar project, although it has many other controversies, people are worried about the environmental problems, fauna disturbances, etc. काफी कुछ कह रहे हैं लोग, पर मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अंडमान निकोबार जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके ऊपर काम करेगी, और काफी कुछ डेवलप हो चुका है और इसको डेवलप करना ही होगा, क्योंकि ओशंस की आइलैंड्स को सिक्योर रखना, भारतीय जो इंडियन ओशन है उसमें, ये हमारी जरूरत है, और इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, और इसमें इंडियन नेवी का खासकर रोल बहुत ज्यादा आने वाला है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस विथ फुल माइट, फंडिंग एंड पॉलिटिकल विल, and we are looking forward for local support of the people of the Karwar Nicobar Islands, and hoping for the best in near future. There will be different scenario in this area. There will be different. There are challenges, but I'm sure the government and the people will support it. And Indian Navy will definitely lead through the missions. Indian Air Force and Army would be jointly operating here. There are a lot of changes happening in the armed forces, and all this will be very visible through one project called the Great Nicobar Project. Yes, sir. So if we create a dominance over the Strait of Malacca, so do you think we can control over the trade coming from countries like China, Japan, and Korea? Yes, this is the right question, and it is important for us to understand that Indian Ocean has some major choke points. Out of that, like Bab al-Mandeb at Horn of Africa, the Strait of Hormuz, which you are hearing, the Madagascar area, the Sundra State, Malacca State. These choke points are the points from where the sea lanes of communication goes through, and large amount of trade is actually going through these areas on a daily basis. Now, if you disturb these areas, if you control these areas, and you actually can get the opportune targets in these areas, you can disturb the shipping, you can control the shipping, you can identify and stop certain ships which are of interest to you, and you can, like what's happening in Strait of Hormuz, we did not understand anything more that what Iran is doing in Strait of Hormuz. Similar situation can develop in Strait of Malacca, and in that case, it's just a 90 kilometer area which has to be used by the ships to cross to Pacific Ocean, and it cannot be avoided. And if they avoid it, they have to go through a very longer distance, and that would cause money, cost, time, all this together. And therefore, especially in case of, we talk about China, China has to go through this area, and they have no other choice as of now. And if we control this area, we can definitely have leverage on China, and we can definitely play around with our requirements and give pressure. You can say you press the button here actually, and the results could be in the north somewhere. We are celebrating 1 year of Operation Sindoor, and earlier you have quoted how Indian armed forces have taken different path into this operation. So how did Indian Navy reacted to this operation? Operation Sindoor, yes, 1 year of Sindoor, and we are here to celebrate it actually. The 88 hours of devastations that we did on Pakistan. It was a required mission. आतंकवाद के अगेंस्ट जो हमने मिशन चलाया, आपको मैं याद कराऊं, प्रधानमंत्री का मधुबनी से सऊदी अरबिया से वापस आना एक दिन के बाद जब ये पहलगांव में हुआ, और मधुबनी जाना अगले दिन और कहना कि एक कोड दिया था उन्होंने, ITPSCF, उन्होंने कहा आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश। मैसेज ये था तीनों सेनाओं को, सीडीएस को, आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश, और पनिशमेंट तो आप समझते हो, और उसके बाद सपोर्टर्स, इनेबलर्स एंड फाइनेंसर्स, SEF। तो ये जो कोड है इसको हमें ध्यान रखना है। हमने एक मेजर्ड कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स के साथ लड़ाई शुरू की थी। हमने ये लड़ाई नहीं शुरू की थी, हमने आतंकवाद को खत्म करने के लिए लड़ाई की थी। थोड़ा चैलेंजिंग था हमारे देश को समझना, हमारे कैडेट्स भी समझे, कुछ समय उबाल था सबके दिमाग में, हमें मारना है पाकिस्तान को, पर यह मंशा हमारी नहीं थी। हमारी मंशा थी कि जो गलती आपने की है उसको आप दोहराए नहीं, वरना आप मारे जाएंगे। तो पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, उन्होंने एस्केलेट किया वॉर को, उन्होंने आगे बढ़ाया। इस कारण से ये जो लड़ाई है ये 4-5 दिन चली, लेकिन पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, ये कहते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने उनको करारा जवाब देने की जो तरीका अपनाया, उसको भारतीय सेनाओं ने बखूबी निभाया, और अपनी सीमा में रहते हुए हमने वो प्रहार किए। भारतीय नौसेना की बात करता हूं तो हम इंटरनेशनल स्पेस में हाई सी में खड़े होकर उन पर अटैक करने के लिए तैयार थे, एनएस विक्रांत पूरी फ्लीट के साथ। और एक नहीं, ये जो ब्रह्मोस होते हैं ना, शिप के ब्रह्मोस काफी बड़े होते हैं, जो ब्रह्मोस मारे गए थे वो छोटे थे कंपेयर टू जो नेवी के जो ब्रह्मोस हैं। अगर ये मारते तो कराची और आसपास का पूरा मकरान और सिंध कोस्ट ऐसा ध्वस्त हो जाता कि शायद पाकिस्तान से फिर सर उठा ही नहीं पाता। हम ये नहीं चाहते थे कि हम उस लेवल तक जाके अटैक करें। जब नेवी की लड़ाई होती है तो ऑल आउट लड़ाई हो जाती है, तो ज्यादा बढ़ जाती लड़ाई। तो नेवी को रिस्ट्रेन किया गया, ट्रिगर टाइट था। हमारे एक ऑफिसर वहां मारा गया था जो शादी के बाद वहां गया था पहलगांव, तो उसकी पत्नी ने भी जो मैसेज दिया है वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हम एक तरह से अपने हिसाब से जीने देना चाहते हैं, जो मार उनको लग गई है वही बहुत है। तो नेवी का एक बड़ा रोल बनता था,
और रक्षा मंत्री की सुने तो अभी तो हमने आस्तीनें भी नहीं खींची थी। अगर हमें मौका मिलता तो हम शायद अगली बार ऐसा कुछ दुस्साहस किया उन्होंने तो उनकी ज्योग्राफिकल एग्जिस्टेंस को खतरा हो जाएगा। इसलिए नेवी पूरी तरह से तैयार है। मिग-29 हो, विक्रांत हो, सबमरीन्स हो, हमारे मिसाइल्स हो, P-8 का जो लगातार सर्वेलेंस हो, और जो पोस्टिंग हमने दिखाई थी जस्ट लड़ाई शुरू करने से पहले हमने एक्सरसाइजेस किए थे, हमने मिसाइल फायरिंग की थी, हमने वो दिखाया था। उनकी नेवी हार्बर में सिमट कर रह गई थी और उनके पास वो दमखम था नहीं कि वो कुछ कर सकते, लेकिन हमें वो करना नहीं था। मैंने एक कविता लिखी थी सिंदूर के दौरान, जो मैंने किसी टीवी चैनल पे, शायद NDTV पे या कहीं मैंने पढ़ा था। मैं आपको अगर समय हो तो मैं उसको आपके सामने रखना चाहूँगा। ये जो कविता है ये बेसिकली उसी समय मैंने लिखी थी। और Please, sir. हाँ, इसका जो है, दौड़ रहा था गतिमान भारत, दौड़ रहा था गतिमान भारत, प्रगति के पथ पर सुनहरे ताज के साथ, कश्मीर का ताज, क्योंकि 370 लगाया हमने और हम प्रॉस्पेरिटी कर रहे थे। तो दौड़ रहा था भारत अपने गतिमान पथ पर अपने सुनहरे ताज के साथ। क्यों टोका तुमने सिंदूरी हवाओं को, क्यों टोका तुमने सिंदूरी हवाओं को। मैं पहलगांव अटैक की बात कर रहा हूं। आज फिर से इसे याद कराना होगा, आज फिर से इसे याद कराना होगा। इसकी बसगाट चल रही है सिंदूर की, तो हम इसको याद कर लेते हैं आज। हमारी संप्रभुता पे चोट, सामाजिक सौहार्दता पर आघात, उसे क्या क्या आजमाना है, इसका आकलन तो कराना होगा, इसका आकलन तो कराना होगा। मुहल्ले में बैठा है देशद्रोही, मुहल्ले में बैठा है देशद्रोही, गांव गलियों और छतों की सफाई कराना होगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारे गृह मंत्री ने कहा था कि इनको सर्च करो, जो हमने इंतजार किया 23 तारीख से 7 तारीख तक। अभी तो पर काटे हैं पानी के प्यासे बनाकर, मैं इंदुस वाटर ट्रीटी की बात कर रहा हूं। अभी तो पर काटे हैं पानी के प्यासे बनाकर, अब आतंकवादियों के खून से प्यास बुझाना होगा। दहशतगर्द खुद पैदा नहीं होते, दहशतगर्द खुद पैदा नहीं होते, उनके आकाओं को सबक सिखाना होगा। मैं उनकी टॉप लेवल की बात कर रहा हूं। ये समुदायों को तोड़ने की नीति, हमारी एनसीसी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करती है, सामाजिक सौहार्दता की बात करती है। ये मैं कह रहा हूं यहां पे, ये समुदाय को तोड़ने की नीति और व्यवस्था अंदर तक बैठ गई है। पूरे ढांचे को उजागर करके चरमराना होगा। हमारे पुराने विश्व, हमने पूरे विश्व को अपने पहलू में ले लिया। हमने डिप्लोमेटिक कुछ बातें की थी, सही, कई जगह भेजा था लोगों को हमने विश्व में, हमने अपने पूरे विश्व को पहलू में ले लिया है। और उनकी जो औचित्य है उसकी भाषा को अब हमें अपनी भाषा में मनवाना होगा, हमारे तरीके से बनाना होगा। ऑपरेशन सिंदूर एक सभ्य, संवेदनशील और असीमित प्रकरण है। ये अभी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। वर्षगांठ हम मना रहे हैं, लेकिन ये असीमित प्रकरण है, अनलिमिटेड है। नए भारत की चिंगारी हमें देते रहना और तैयार रहना। आग तुम्हें भड़काना होगा, जब जरूरत पड़ी तो तुम्हें फिर से भड़काना होगा। बात सिर्फ मुद्दों पर होगी, बात सिर्फ मुद्दों पर होगी। आतंकवाद और जेपीओ के, आतंकवाद और जेपीओ के अगर मान लो तभी हाथ बढ़ाना होगा, वरना हम बात नहीं करते पाकिस्तान से। अंडा खुद से फूट रहा है, मैं पाकिस्तान की बात करता हूं सीधा। अंडा चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे उनका खैबर पख्तूनवा हो, चाहे वो सिंध हो, परेशान है आपस में। वो अंडा खुद से फूट रहा है, विकास के नए नए जीव निकलेंगे। मैं पाकिस्तान की आगे की चर्चा करता हूं। बाहर से फोड़ने पे विध्वंस का इल्जाम सर पे उठाना होगा। तो हमें पाकिस्तान को खुद तबाह करने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान खुद परेशान है और अपने आप संभालेगा, मेरा ऐसा मानना है। 2-3 लाइन और कहता हूं। अखंड भारत का सपना सजो कर रखो, अखंड भारत का सपना सजो कर रखो। बिछड़े रिश्तों की खुद घर वापसी अपनाना होगा। सहयोग, शांति, समृद्धि, समर्पण और संस्कृति, विश्व गुरु का सपना क्षितिज पर दर्शाना होगा। और लास्ट लाइन है, युवाओं, सैनिकों, कैडेट्स, देशवासियों, लंबी उड़ान है, सुनहले कल की, लंबी उड़ान है, सुनहले कल की। पंख भारत देगा, पर तुम्हें फड़फड़ाना होगा, तुम्हें फड़फड़ाना होगा, तुम्हें फड़फड़ाना। It was really rich in hitting, sir. From the wars like Russia and Ukraine, we have seen there were multiple use of drones. So, sir, in the near future, क्या हम ये predict कर सकते हैं कि इंडियन आर्मी भी कुछ ऐसा ही टेक्नोलॉजी ला सकती है वॉरफेयर में? Sir, there is a term which is being used, unmanned underwater vehicle. So, sir, please reflect on this. यस, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ तीनों सेनाएं या विश्व की सारी सेनाएं अपने आप को इक्विप्ड कर रही हैं। आपने देखा यूक्रेन के वॉर में लगातार ड्रोन्स, सस्ते ड्रोन कम खर्चे में और बड़ा मुकाम हासिल कर पा रहे हैं। ईरान के वॉर में आपने देखा ड्रोन्स के साथ वो अपनी कैपेबिलिटी लगातार हजारों की संख्या में ड्रोन बना के रखा है उन्होंने। उन्हें रशिया को भी सप्लाई किया था ड्रोन्स, और सस्ते 50,000 के ड्रोन्स और 3-3, 4-4 करोड़ की मिसाइल्स को मार देते हैं, या उनके हिसाब से उतना ही मुकाम हासिल कर पाते हैं। तो ये जो जरूरत है ड्रोन्स की, वो भारत भी इसके ऊपर सतर्क है। भारतीय नौसेना ने पहले ही ड्रोन्स अमेरिका से खरीदे हुए लीज पे, जिसकी हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस हमको उसका हो चुका है इंडियन ओशन में, हम उसकी लगातार यूज कर रहे हैं। और MQ-9B जो ड्रोन्स हम अभी सी गार्डियन के रूप में खरीदने वाले हैं अमेरिका से, जो एयरफोर्स और आर्मी को भी जाएगा, 30 से ज़्यादा ड्रोन्स हम खरीद रहे हैं। इसके ऊपर लगातार चर्चा चल रही है। ये हमारे लिए बहुत कैपेबल होंगे, जिसमें कोई पायलट नहीं होगा
और रीपर्स ड्रोन जो का यूज हो रहा है ईरान के वार में लगातार। अभी अंडर वाटर व्हीकल्स की बात करें तो आपको बड़ा सरप्राइज होगा कि पहले तो सरफेस में भी हम ऑटोनोमस शिप्स बना रहे हैं। हमने मुंबई से गोवा तक की शायद हमने एक ट्रायल भी किया, हमारे 50-60 किलोमीटर तक लगातार हमने एक बोट को चलाया है जिसपे कोई क्रू नहीं है, उसकी फायरिंग भी अपने आप हो सकती है। तो भारतीय नेवी ने ये शुरू कर दिया है, अंडर वाटर ड्रोन्स हम बना रहे हैं। CTG 53 कंपोजिट टास्क ग्रुप बनाया बहरीन में, अमेरिका ने 5th फ्लीट ने, जिसमें 100 से ज्यादा अंडर वाटर ड्रोन शिप्स बना रखे हैं उन्होंने, जो माइंस को जाके सर्च करते हैं। उनकी रोबोटिक्स होती है, वो निकलते हैं, जाके माइन को पकड़ते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, वापस वो रोबोट वापस आके शिप में आता है और वापस आ जाता है अपने आप, बिना किसी को बताए हुए, बिना किसी को गए हुए। रात में दिन में कभी भी इनके यूज कर लो साइलेंटली। ये ईरान के केस में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये माइंस क्लियर कर रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि कोई शिप जा नहीं रहा है, कैसे होगा ये सब, कैसे कंट्रोल करेगा अमेरिका? तो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। ड्रोन्स की अटैक पे आपने देखा था, गुजरात के कोस्ट में हूती के दौरान एक अटैक हमारे शिप में हुआ था गुजरात के कोस्ट पे। दूर तक ड्रोन आ सकते हैं, लॉन्ग रेंज के ड्रोन्स, शॉर्ट रेंज के ड्रोन्स, सुसाइडल ड्रोन्स, सर्वेलेंस ड्रोन्स और कामकाजी ड्रोन्स, जो कहते हैं ना पेट्रोल करने के लिए, जो काफ़ी दिनों तक देर तक लगातार 48 घंटे 50 घंटे लगातार वो एक जगह पर सर्वेलेंस करके आपको अपडेट दे सकते हैं, सारे ड्रोन्स हैं। कल का वारफेयर ड्रोन का होगा, आपने देखा होगा सिंदूर के दौरान 500 से 600 से ज़्यादा पाकिस्तान ने ड्रोन हमारे ऊपर भेजे। सैचुरेट करते हैं हमारे इक्विपमेंट को ये, और फिर बीच में किसी को लॉन्च कर देते हैं वो, ताकि हम डिसीव हो जाएं, डिटेक्ट ना कर पाए। तो भारतीय सेना सतर्क थी। और सी में भी मुश्किलात होगी, क्योंकि सी में कोई झाड़ी नहीं होती छुपने की, कहीं कोई आपको बचा नहीं सकता। आपकी अपनी कैपेबिलिटी पर ही आप रडार की सर्वेलेंस की जो कैपेबिलिटीज़ है और आपके जो फायरिंग कैपेबिलिटीज़ है उसी से आप बचते हो। तो स्वार्म ड्रोन जो होता है वो एक साथ कई ड्रोन्स को लॉन्च करना, ताकि आपकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है वो कम हो जाए, प्रभावित हो जाए, और इस बीच में वो कोई बड़ा अटैक कर दे, या उनमें से कोई एक ड्रोन भी अगर आपके ऊपर टकरा जाए तो 50 किलो का अगर बॉम्ब भी टकरा जाए तो काफ़ी कुछ इफेक्ट कर सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत काबिल टेक्नोलॉजी है आज के दिन में, और सारी सेनाएं विश्व की और भारत पूरी तरह से इसके ऊपर काम कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में हमारे ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, हमारी कई प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज लगातार ड्रोन बना रही है। नेवी को ऑलरेडी 1-2 ड्रोन्स हमने ऑलरेडी हम ले चुके हैं प्राइवेट सेक्टर से, और इसके ऊपर भारत सरकार का पूरा बल है, योगदान है, और तीनों सेनाएं ड्रोन टेक्नोलॉजी पे पूरी तरह से काम कर रही हैं। और कल का युद्ध जो होगा लो कॉस्ट हाई टेक्नोलॉजी और डिसेप्शन का होगा, जिसमें ड्रोन्स का यूज काफी होगा। Shras, I surely agree, sir. Sir, coming towards the last segment of the episode, sir, is there any message that you would like to give to our audience? Yes, it's very important for me, for the cadets to understand that I am here to inspire you through my journey of life, which I tried to explain to you in last few minutes. And whatever we do in life, it has to be stepwise. Nobody gets the dreams coming true on one day. So the first thing is continuous, consistent hard work. And before that, becoming a good person. NCC makes you a good person, a good citizen, a patriotic, nationalistic approach, a good leader. Once you become this, then the journey becomes easy. आपकी जो रास्ता है आसान हो जाता है। अगर अच्छे इंसान आप बन जाते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। अच्छे इंसान के लिए संस्कारों की जरूरत है, जो एनसीसी है वो आपको संस्कार देती है। तो सारे कैडेट्स मान के चलें कि एनसीसी को ज्वाइन करके एनसीसी का सही यूज जरूर करें, और उस हिसाब से करें कि आपकी एकेडमिक्स डिस्टर्ब ना हो, बैलेंस रहे आपकी पढ़ाई में। और ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, तो 80% एकेडमिक्स, 20% एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जिसमें स्पोर्ट्स भी आ जाता है, इसमें दूसरी चीजें भी आ जाते हैं। कई क्लब्स होते हैं कॉलेज में, आज के जो कॉलेज की जो तरीके हैं पढ़ाने के, उसमें काफी एक्सपोजर है। तो उससे भटकना नहीं है और अपने रास्ते पर रहना है, ये सबसे बड़ी जरूरत है हमारे कैडेट्स को समझने के लिए। कैंप्स जो आप जाते हो तो उतना ही कैंप करो जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। सारे कैंप्स में जाके आप दूसरों का भी जगह लेने की कोशिश कर लेते हो, ये भी सही नहीं। आपको अपनी जगह पे रहना है और उतना ही यूज करना है जो एक बैलेंस्ड इंसान बनाए, और आपकी जो मेन फोकस है एक अच्छा कैरियर देने का, एक अच्छा इंसान बनते हुए एक कैरियर देने का, उस पर फोकस रखना है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एनसीसी आपको स्पोर्ट्स, एडवेंचर, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट और मिलिट्री के रोल में एक तरह से ट्रांसफॉर्म करती है, उसको आपको आगे बढ़ाना है। और एक बात और जरूर कहूं कि आपको कॉम्पिटिशंस अग्निवीर का हो या डिफेंस के ऑफिसर्स लेवल का हो, आपको अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो ये सिलेबस है ये आपको चैलेंज देता है, आपको 12th के क्लास में एनडीए के एग्जाम देने से आपको ट्रैक पर रखता है, और एकेडमिक्स को भी सुधारता है। अगर एनडीए नहीं हुआ तो कहीं और होगा, पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये जनरल साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये जरूरत है आपकी, और ये बेकार नहीं जाएगी। ग्रेजुएशन लेवल पर भी अगर आप इस पे ध्यान रखेंगे, एक बात और, 11th क्लास से आप स्टार्ट करें और 12th क्लास में आप अचीव करें रिजल्ट्स। मैंने अपनी बात कही, मेरी जिंदगी का तरीका बताया आपको मैंने, मैं कैसे डिफेंस में आया। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से आपको एविएशन, आपको जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि 3rd ईयर के बाद, वरना लेट हो जाएगा। रिमेंबर, एसएसबी पर्सनालिटी की टेस्ट है, एकेडमिक्स की नहीं। शायद आप रट्टा मार के आप रिटर्न कर जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू में मुश्किलात हो जाएगी। तो और एनसीसी पर पूरा ध्यान देना कि एनसीसी से ही मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, शायद ये सही नहीं है। एनसीसी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती है क्वालिटीज की, पर उसको स्टैंडर्ड्स ऑफिसर लेवल का बनाना एकेडमिक्स के थ्रू और दूसरी पढ़ाई के थ्रू होता है। जो गैप रह जाती है लास्ट माइल कनेक्टिविटी की, उसको आपको जरूर दूर करना चाहिए, और उसके लिए आपके कमांडिंग ऑफिसर्स, आपके पीआई स्टाफ और कोई और मेंटर्स जो हों, जो ट्रूली आपको मेंटरिंग करें और ट्रांसफॉर्म करें, वरना आपका ये जो
सपना है एनसीसी ज्वाइन करके आगे बढ़ने का, वो अधूरा रह जाएगा। तो ये मैसेजेस मैं आपको देता हूं। और फिर से मैंने जो लास्ट लाइन कहा सिंदूर का, मैं आपके ऊपर भी मैं डालना चाहूंगा। देखिए, आपका जो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है एनसीसी का, ये बहुत कुछ दे रहा है आपको। तो मैं उस पर कहना चाहूंगा, ये लास्ट लाइन आपके लिए, कि अरमा है तो सपने सजाने होंगे, अरमा है तो सपने सजाने होंगे, पंख तो हम दे देंगे, पर तुम्हें फड़फड़ाने होंगे, तुम्हें फड़फड़ाने होंगे, तुम्हें फड़फड़ाने होंगे। Much sir for this valuable insight. Moving forward with the rapid fire round question. So the first question is, young officer या young cadet sir, किस phase को आपने सबसे ज्यादा enjoy किया है? दोनों को, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं कैडेट था तो मैंने वो सीखा जिसको मैंने नेवी में अमल किया, और अगर मैं नेवी में आता हूं तो इसका योगदान मैं एनसीसी को जरूर देना चाहूंगा। तो दोनों फेजों को मैंने इक्वली जिया है, मुझे ऐसा लगता है। So the second question is, Navy life में ऐसी कौन सी unforgettable moments है जो आप अब तक याद रखते हैं? मेरे लास्ट दिन का ऑफिस जब मैंने नेवी छोड़ा, बहुत मिस करता हूँ इस सर्विस को। ए वे ऑफ लाइफ है नेवी, आर्म फोर्सेज ए वे ऑफ लाइफ है, एनसीसी भी एक वे ऑफ लाइफ है। और मैं चाहूंगा कि मेरे परिवार के दूसरे सदस्य भी हों, वो भी ऐसे ही कदम पे चलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूथ ज्वाइन कर सके आर्म फोर्सेज को, इस वे ऑफ लाइफ को अपना सकें, तो वो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। Thank you so much, sir. It was our privilege and honor to host you on this episode, and it was really a rejuvenating feeling hearing your poetry right in front of you. It was really amazing, sir. Thank you so much for your valuable insight and your experience. We wish you best for your future ahead, sir. थैंक यू। Jai जय हिंद।